बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। फिल्म एंड लर्न कैफ़े सीरीज़ की तरफ से हमारे फिज़िक्स के लेक्चर जारी हैं। तो इसमें हमारे पास पहला चैप्टर आ रहा है 10th का, चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर का नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की सिंपल फॉर्म जो है वो एब्रीवेटेड फॉर्म जिसको कह सकते हैं वो है हमारे पास SHM को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा इसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे वाइब्रेटिंग मोशन की डेफिनेशन आ रही है। ये वाइब्रेटिंग मोशन की डेफिनेशन जो है ये 9th की फिजिक्स की बुक में भी है, चैप्टर नंबर 2 में है। तो वाइब्रेटिंग मोशन की डेफिनेशन है कि द टू एंड फ्रो मोशन या द टू एंड फ्रो आर बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटिंग मोशन। ये जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही है ये दो तरह से हम कह सकते हैं इस डेफिनेशन को कि द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटिंग मोशन, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटिंग मोशन। तो किसी तरह से हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं जो मैंने ऊपर आपको बताई है। ये हमारे पास वाइब्रेटिंग मोशन की डेफिनेशन है। तो दरअसल देयर आर 3 एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटिंग मोशन। जैसा कि बेटा देखो आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा है यहाँ पर कि एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटिंग मोशन की हेडिंग दी हुई है हमने कि देयर आर 3 एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटिंग मोशन। वाइब्रेटिंग मोशन की 3 एग्जांपल हैं। वो कौन कौन सी एग्जांपल हैं? एक हमारे पास है मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग, और एक हमारे पास है बॉल एंड बाउल सिस्टम, और तीसरी एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। तो ये जो बेटा ये तीनों जो एग्जांपल हैं दरअसल ये तीनों जो हैं वो SHM की फ़ीचर को शो करती हैं, सिंपल हमारे मोशन की फ़ीचर को शो करती हैं, उसकी SHM की फ़ीचर को एग्जिबिट्स करती हैं, उसको शो करती हैं, उसकी खसूसियात बताती हैं। तो इसमें हमारे पास पहली जो एक टॉपिक आ रहा है या जो पहली एग्जांपल आ रही है वो हमारे पास है मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। तो ये दरअसल जो पहली एग्जांपल है यही हमारा पहला टॉपिक है, और बेटा इसको अब एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास पहला टॉपिक आ रहा है मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। बेटा इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले नंबर पे हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम आपने इसकी सही बनानी है कि सबसे पहले नंबर पे हमारे पास मास जो है ये इसको आपने किसी रिजिड सपोर्ट के साथ, किसी हुक के साथ आपने अटैच करके इसको रख देना है, और ये हमारे पास कहाँ रखेंगे? इसको ऑन द स्मूथ फ्लोर पर रखेंगे, स्मूथ सरफेस पर रखेंगे, इसको स्मूथ सरफेस पर इसको रखेंगे। ये हमारे पास एक सिस्टम बना रहा है जिसका नाम है मास स्प्रिंग सिस्टम। बेटा इसका नाम है मास स्प्रिंग सिस्टम। ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम है जिसमें हम ये कहते हैं कि इसमें मास भी अटैच किया हुआ है, स्प्रिंग भी है, और एक सिस्टम बना रहा है। सिस्टम जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का नाम सिस्टम है, और 9th की फिजिक्स की बुक में भी सिस्टम की डेफिनेशन दी हुई है चैप्टर नंबर 3 में। तो ये हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम है जिसको आपने हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर आपने रख दिया, हॉरिजॉन्टल सरफेस रख दिया। तो सबसे पहले नंबर पे हमने इसको मास को अटैच करके हुक के साथ अटैच कर रख दिया। तो शुरू में हमारे पास मास जो है ये इनिशियली एट रेस्ट में है, जब रेस्ट में होगा तो इस पर फोर्स 0 लग रही है, F इस पर 0 है, नेट फोर्स इस पर 0 लग रही है, और हमारे पास स्प्रिंग जो है वो जस्ट आपने अटैच करके ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रख दिया है। ये प्रैक्टिकल भी है, इसको बाकायदा तौर पर हम परफॉर्म भी करते हैं। तो ये पहली फिगर में हम इस तरह से करते हैं कि मास को अटैच कर रख देते हैं। जब दूसरी फिगर हम कहते हैं इसी को यानी जो हमारे पास मास है जिसको आपने स्प्रिंग के साथ अटैच कर रख दिया है, अब आप उसको क्या करते हो? इस पर फोर्स F लगा के आप उसको यहाँ से खींचते हो, उसको पुश करते हो या पुल करते हो, खींचते हो उसको। जब खींचेंगे तो दरअसल हम इसकी लेंथ में तब्दीली लेकर आ रहे हैं, हम चेंज इन लेंथ लेकर आ रहे हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लेकर आ रहे हैं। वो भी कहाँ से लेकर आ रहे हैं? अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ से ये बेटा मीन पोजीशन है, और ए जो पॉइंट हमारे पास ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये जो B है ये भी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये जो हमारे पास मास है तो इस पर आपने फोर्स F लगा के आप उसको एक्सट्रीम पोजीशन A पर ले गए, तो ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन A है।
अब यहाँ पर आपने फोर्स जब अप्लाई किया है, दरअसल इसके ऊपर आपने एक लॉ को अप्लाई कर दिया। उस लॉ का नाम है बेटा हुक्स लॉ। क्या नाम है इसका? हुक्स लॉ। अब ये जो हुक्स लॉ है, दरअसल दूसरी फिगर में जब आपने इस पर फोर्स लगाई थी, आप दरअसल इस पर हुक्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। और हुक्स लॉ आपको क्या कहता है, मैंने ऊपर आपको डेफिनेशन लिख के दे दी है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के मुताबिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। कि हमारे पास फोर्स जो होती है वो चेंज इन लेंथ या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या मतलब कि जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना स्प्रिंग में चेंज इन लेंथ आएगा, उतना स्प्रिंग में तो उसकी लंबाई में तब्दीली आएगी। ये हम कहते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे यहाँ पर देखें, ये हमारे पास फोर्स आ रहा है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन लेंथ के। चेंज इन लेंथ का मतलब इसको एक्स बोलते हैं, ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना चेंज इन लेंथ आएगा स्प्रिंग में। तो ये हमारे पास हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने इस पर फोर्स F लगा के उसको एक्सट्रीम पोजीशन A पर ले गए। एक्सट्रीम पोजीशन A पर ले जाने के बाद आप इसको जब छोड़ोगे तीसरी फिगर में, तो जब छोड़ोगे ये अपनी इसको चाहिए कि अपनी पहली वाली मीन पोजीशन पर वापस आ जाए, यानी O पर वापस आ जाए। लेकिन ये O पर नहीं आती, क्योंकि जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो जाती है और आप उस फोर्स का नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। आप उस फोर्स का क्या नाम देंगे बेटा? उसका नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है इसकी बाकायदा तौर पर एक डेफिनेशन आती है, वो मैंने यहाँ लिखी नहीं है जगह कम होने की वजह से। रीस्टोरिंग फोर्स की जो बराबर तौर पर हम डेफिनेशन करते हैं बुक पे लिखी हुई है, रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड द मीन पोजीशन। क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या करती है, या तो पुश करती है या तो पुल करती है। पुश करती है या पुल करती है, कहाँ से करती है? अबाउट दियर मीन पोजीशन। और इसकी मीन पोजीशन कौन सी है? ये इसकी O हमारे पास मीन पोजीशन है। तो रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो जब आप इस पर फोर्स आपने लगा दी, हुक का कानून भी अप्लाई हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स भी लगा दी। ये हमारे पास दूसरी फिगर में ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर मास M जो है वो यहाँ पर पहुँच गया और यहाँ से फोर्स लगाने के बाद जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये वापस जाएगा और मीन पोजीशन पर आके रुकने की कोशिश करेगा। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक रेसिस्टिव प्रॉपर्टी है, एक रेसिस्टिव प्रॉपर्टी है। जैसा कि 9th की बुक में चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि इनर्शिया भी एक रेसिस्टिव प्रॉपर्टी है। रेसिस्टिव प्रॉपर्टी की वजह से ये अपने आप को यहाँ मीन पोजीशन पर रुकने की कोशिश तो करेगी, लेकिन क्योंकि इसके अंदर इनर्शियल की प्रॉपर्टी पाई जाती है इसलिए ये मीन पोजीशन पर नहीं रुक सकती। वो कहाँ जाती है? एट एक्सट्रीम पोजीशन B पर आपका मास यहाँ आके रुक जाता है। दरअसल हम जब स्प्रिंग पर गौर करेंगे तो स्प्रिंग हमारा दब जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, और वो भी सिर्फ किस वजह से दब गया है, कंप्रेस हो गया है? ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से बेटा। ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये जो हमारे पास स्प्रिंग है, जो हमारे पास मास है, ये दब गया है, इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स आ गई है। तो इसके अंदर दबाव आ गया इसका, जिस वजह से हम कहते हैं इसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स जो है ना वो स्टोर हो गई है। अब हम कहते हैं कि इसके ऊपर हुक्स लॉ भी अप्लाई हो गया। हुक्स लॉ के मुताबिक हमने इसकी डेरिवेटिव कर दी, मैथमेटिकल भी इसका कर दिया। वो इसका मैथमेटिकल क्या है? F = -kx। अब आपको यहाँ ये बताना पड़ेगा बेटा कि हमारे पास ये F है, ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स है बेटा। कौन सी फोर्स है? ये वो अप्लाइड फोर्स है जो कि आपने इस स्प्रिंग के ऊपर लगाई है और आप उसको एक्सट्रीम पोजीशन A पर ले गए हैं। वो हमारे पास अप्लाइड फोर्स है जिसको हमने F से डिनोट किया गया है। और हमारे पास X क्या है? ये चेंज इन लेंथ है, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। जैसा कि आप इसमें देखो, ये फिगर नंबर B में देखो, हमारे पास ये A पोजीशन पर था हमारे पास शुरू में। जब आपने इसको हुक्स लॉ अप्लाई किया तो आपकी स्प्रिंग की लंबाई में ये इजाफा हुआ जिसको आप X से डिनोट कर रहे हैं। ये हमारे पास चेंज इन लेंथ आया, ये हमारे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आया, वो भी चेंज इन लेंथ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अबाउट द मीन पोजीशन से आया। और दूसरे नंबर पे आपने इसको देखना है कि इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट इसमें K आ रहा है। K व्हाट इज़ K? K क्या है?
के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। और हम अक्सर देखते हैं कि 5 साल पेपर में जब चेक करेंगे 5 ईयर पेपर में, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आया होता है। और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या होता है, डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट, गिव फार्मूला एंड एसआई यूनिट। कि स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखें, फार्मूला लिखें और एसआई यूनिट लिखें। तो हम इसकी डेफिनेशन को इस तरह से करते हैं क्या कि द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स टू द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। बेटा इसका फार्मूला इस तरह से है कि K इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। तो F से मुराद हम क्या लेते हैं, F से मुराद हम वो अप्लाइड फोर्स लेते हैं जो कि हमने यहाँ स्प्रिंग पर लगाई थी, जिसको आप यहाँ कहते हो अप्लाइड फोर्स। और जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसको हम रेशियो पढ़ते हैं, और उसको डेफिनेटली भी हम यूँ कहते हैं द रेशियो ऑफ F से मुराद अप्लाइड फोर्स, द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स टू दी चेंज इन लेंथ। X से मुराद है हमारे पास चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसको K से डिनोट करते हैं। और दूसरी बात हमसे पूछता है कि फार्मूला भी हो गया, एसआई यूनिट पूछता है हमसे। एसआई यूनिट क्या है बेटा, एसआई यूनिट निकालने की जो है वो बड़ा आसान हमारे पास फार्मूला है, क्योंकि इसका एसआई यूनिट बुक वाले ने नहीं निकाला हुआ, टेक्स्ट बुक वाले ने। तो हम इसका एसआई यूनिट बड़ा आसान तरीके से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, हम इसके फार्मूले से एसआई यूनिट बनाते हैं, क्योंकि हमने फार्मूले से ही स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन बनाई है, फार्मूले से ही हम इसका एसआई यूनिट निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं बेटा, तवज्जो करना है आपने। ये फोर्स हमारे पास एफ आ गई, फोर्स का यूनिट 9th की बुक के मुताबिक न्यूटन होता है। ये देखो यहाँ हम लिखते हैं फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। और चेंज इन लेंथ, लेंथ का यूनिट बेटा मीटर होता है, ये मीटर। और इसकी पावर +1 है। जब आप इसको ऊपर ले जाते हो ये बन जाती है -1, ये बन जाएगा Nm-1। ये जो हमारे पास Nm-1 है, जिसको पढ़ते हो न्यूटन पर मीटर, ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट का बेटा यूनिट आ गया, ऐसा यूनिट आ गया। और ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आया होता है इसका अलहदा, इसलिए मैंने इसके अंदर आपको मेंशन कर दिया। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ साथ एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं, वो डिपेंड करता है पोजीशन पर, स्प्रिंग की पोजीशन पर। हमारे पास स्प्रिंग जो है वो कुछ ऐसे स्प्रिंग जो होते हैं जो हमारे पास सख्त होते हैं, और कुछ ऐसे स्प्रिंग भी होते हैं जो हमारे पास सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। तो हम कहते हैं अगर हमारे पास स्प्रिंग सख्त होगा तो देन वैल्यू ऑफ K विल बी लार्ज। K की वैल्यू बेटा क्या होगी, लार्ज होगी। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग हमारे पास क्या है, सख्त है। लेकिन अगर हमारे पास कोई स्प्रिंग नरम आ जाता है और उसमें हम SHM की फीचर शो करा रहे हैं, नरम स्प्रिंग का मतलब है, सॉफ्ट स्प्रिंग का मतलब है वैल्यू ऑफ K विल बी वेरी स्मॉल, कि K की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही स्मॉल होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्प्रिंग पर भी इसका डिपेंडेंस होता है। तो बेटा ये डेफिनेशन भी होगी स्प्रिंग कांस्टेंट की, फार्मूला भी हो गया, एसआई यूनिट भी हो गया। अब हम जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं इसको खुद भी लिख सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन जो हमने डिस्कस किया है सारी। तो आप इसका मैथमेटिकली इसका आ रहा है, अगला स्टेप इसका मैथमेटिकली आ रहा है। आप इसका मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करोगे बेटा, सबसे पहले हमने ऊपर हुक्स लॉ में हमने कहा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, कि फोर्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एफ डायरेक्टली एक्स आया था, क्योंकि आपने ऊपर हुक्स लॉ के डेफिनेशन में ये कहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ, कि हमारे पास फोर्स है वो चेंज इन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एफ डायरेक्टली एक्स। और हमें पता है कि हम जब भी डायरेक्टली ख़त्म करते हैं ना, कोई कांस्टेंट आ जाता है, हमारे पास कांस्टेंट क्या आया, K आया, जिसको हम पीछे पढ़ चुके हैं कि K हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। और हमने इसका फार्मूला बनाया F इज इक्वल टू -KX। अब बेटा इसमें एक नुक्ता आ रहा है, वो समझने वाला है हमारे पास कि यहाँ हमारे पास माइनस कहाँ से आया। तो बेटा इसमें हम एक बात कहते हैं कि ये जो हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है, ये आपको इस बात की निशानदेही कर रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और बेटा डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में अपोजिट है, एक दूसरे के डायरेक्शन में अपोजिट है, जिस वजह से नेगेटिव का साइन आ गया। कैसे अपोजिट है, इस बात को हम यूँ डिस्कस करते हैं कि देखो हम फिगर में आते हैं। हमने कहा था कि हमारे पास स्प्रिंग है, इसको आपने अटैच कर दिया है, मास को आपने अटैच कर दिया है स्प्रिंग के साथ। देखो जब हम स्प्रिंग को इस पर फोर्स F लगा के खींचेंगे तो स्प्रिंग को आगे खींचेंगे, क्योंकि वो हुक के साथ बांधा हुआ है, वो पीछे जाने की कोशिश करता है। स्प्रिंग को मास M को आप आगे खींचते हो, स्प्रिंग वो दोबारा पीछे जाने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में अपोजिशन आ रही है, यानी फोर्स में भी और डिस्प्लेसमेंट में भी। डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, आप स्प्रिंग पर फोर्स F खींच के उसको आगे लेके जा रहे हैं, इसलिए मास आपका आगे जा रहा है और उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो आगे जा रहा है। और
उसकी मूवमेंट जो है वो पीछे हो रही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास बेटा नेगेटिव का साइन आ गया। और ये रीस्टोरिंग फोर्स की जो बुक पे डेफिनेशन दी हुई है, इसके ऊपर वाला जो पैराग्राफ है आपको उसके अंदर मेंशन करके दे रहा है कि यह नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। यहाँ हम के की वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज़ के आपको मैंने पहले बताया, के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ हम अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की डेवन जब हमने किया है वहाँ हमने फॉर्मूला लिखा है, तो उसी के अंदर फॉर्मूला हमने लिखा है के इज इक्वल माइनस एफ ओवर एक्स। तो एफ ओवर एक्स आ गया। अब हमें पता नहीं है कि एफ क्या है। एफ से मुराद है वो अप्लाइड फोर्स है जो हमने मास के ऊपर लगाई है और उसको कहाँ ले गए हैं, एट एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले गए थे। तो एफ को देखते हैं। तो 9th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ एक टॉपिक है बकायदा तौर पर, इसको हमने 9th में पढ़ा था बेटा। उसके मुताबिक हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मोशन। न्यूटन के लॉ में है कि एफ बराबर एम ए होता है। तो क्यों ना ही हम इस एफ की बजाय जो इसकी वैल्यूज़ है वो हम पुट कर देते हैं जो कि एम ए है। तो इस एफ इज इक्वल एम ए की वैल्यूज़ को हम यहाँ इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि के इज इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स। बेटा समझ आ गई, के इज इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स। तो जब हमारा फॉर्मूला यहाँ तक हो गया, अब यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है बेटा कि यहाँ हम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्यों निकालना चाहते हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू, क्योंकि बुक पे सारा कुछ मेंशन नहीं किया होता। तो बेटा आपको एक बात क्लियर करता जाऊँ कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कुछ हम इस तरह से निकाल रहे हैं, क्योंकि 9th की बुक चैप्टर नंबर 3 न्यूटन सेकंड लॉ मोशन, उसके अंदर हमने एक बात की थी, आपको याद होगा। हमने कहा था कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगाते हो उतना ही बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। ये न्यूटन सेकंड लॉ में हमने ये बात बेटा पढ़ी थी उसके अंदर। तो फोर्स लगाने से बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन की निकालने की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि आप यहाँ जब डायग्राम में आते हैं तो आप मास पर जो है ना वो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स के नतीजे में बॉडी में एक्सेलरेशन ज़रूर पैदा होना है, जिस वजह से हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालने की ज़रूरत पड़ी है। तो जब हमने एक्सेलरेशन निकालना है तो हम एक्सेलरेशन को किस तरह से निकालेंगे बेटा, एक्सेलरेशन को हम कुछ इस तरह से निकालेंगे, वो इस तरह से के इज इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स। हमें क्योंकि एक्सेलरेशन को निकालना चाहते हैं तो इसको ए को निकालना चाहते हैं एम ओवर एक्स, यही। और इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एक्स और एम उल्टा कर देंगे, वैल्यूज़ को हम उल्टा कर देंगे, एक्स और एम इधर भी कर देंगे, एक्स और एम इधर करेंगे, और साथ ये माइनस का साइन भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखो चेक करते हैं, ये एक्स से एक्स कट जाता है और एम से एम कट जाता है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस आ गया, और क्या आ गया, आपके पास एक्सेलरेशन निकल आया, ये आ गया माइनस के एक्स ओवर एम। तो बेटा आपने चेक किया है कि यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल गई है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकली है, ए इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर एम। तो बेटा इसी वैल्यूज़ को मैंने थोड़ा सा आगे चलाया है एरो के साइन से, तो आपने यहाँ इसको एज लिख दिया कि ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर एम। तो इसमें हम चेक करते हैं ये जो हमारे पास के और एम है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके उसकी कांस्टेंट भी आप लिख सकते हैं, और कांस्टेंट को ख़त्म करके उसी का प्रोपोर्शनैलिटी भी साइन लगा सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे जब आपने यहाँ लिखा के और एम, तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला कुछ इस तरह से बना कि ए डायरेक्टली या ए प्रोपोर्शनैलिटी माइनस एक्स, ये बेटा हमारे पास मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग का मैथमेटिकली यहाँ पर प्रूव हो गया। अगर आपसे अलग शॉर्ट क्वेश्चन में ये दे दे कि प्रूव दैट यहाँ लिखते हैं प्रूव दैट ए डायरेक्टली माइनस एक्स, अलहदा 2 नंबर के शॉर्ट में आपको मैथमेटिकली दे से, तो आप इसका यहाँ से मैथमेटिकली ये सारा लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसका प्रूव हो गया। जब हम इसके मैथमेटिकल के प्रूव पर गौर करते हैं तो हमें एक पॉइंट यहाँ से नज़र आ रहा है कि ए से मुराद है एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन सिर्फ किस वजह से पैदा हुआ था, जब आपने बॉडी पर फोर्स लगाई थी, अप्लाइड फोर्स लगाया था, इसलिए वहाँ एक्सेलरेशन पैदा हो गया। और एक्सेलरेशन के साथ साथ चेंज इन लेंथ आ रहा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। इसको चेंज इन लेंथ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को आप एक्स से डिनोट करते हैं। ये आ गया ए डायरेक्टली माइनस का एक्स आ गया बेटा। तो हम जब इस फॉर्मूले पर गौर करते हैं
दरअसल यही फॉर्मूला ही हम SHM की डेफिनेशन को शो करके दिखा रहा है, हमें शो कर रहा है हमें। SHM की डेफिनेशन जो है ये कुछ इस तरह से बनती है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। बेटा ये हमारे पास सिंपल हमारे मोशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, और इस डेफिनेशन में भी जब गौर करते हैं तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। क्या कि नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या मतलब कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, एक ये नुकता आ रहा है हमारे पास, और दूसरा नुकता आ रहा है एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, यानी ऑलवेज डायरेक्टेड का मतलब है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। बेटा तो इसमें वही 2 पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। क्योंकि हम जब 1-2 टॉपिक आगे पढ़ेंगे बॉल एंड बॉल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम, तो उसके अंदर हम उससे आगे जाके हम एक फीचर का शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फीचर ऑफ SHM। तो फीचर ऑफ SHM के अंदर भी हम पहला पॉइंट ये पढ़ते हैं कि अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM, कि जिस जिस्म के अंदर SHM की खसूसियात पाई जाती है वो हमेशा मीन पोजीशन फिक्स पोजीशन से क्या करता है, वाइब्रेट करता है। एक इसका पहला नुकता यह है। दूसरा नुकता यह है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, कि हमारे पास एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन होता है, कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है, टुवर्ड द मीन पोजीशन होती है। तो बेटा ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट है। एक मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग, एक बॉल एंड बॉल सिस्टम, एक सिंपल पेंडुलम। तो इसमें हम एक नुकता ये कहते हैं कि जब तीनों टॉपिक में से कोई भी टॉपिक आपका आया पड़ा हो क्वेश्चन पेपर में, तो आपने एक नुकता ये याद रखना है कि आपने SHM की डेफिनेशन तीनों टॉपिक में हर हाल में लिखनी है, क्योंकि तीनों टॉपिक जो है हमारे पास मोशन ऑफ मास अटैच स्प्रिंग और बॉल और बॉल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम, ये तीनों दरअसल फीचर हैं, तीनों SHM की खसूसियात को शो करती हैं। इसलिए इन तीनों टॉपिक में SHM की डेफिनेशन लिखना ज़रूरी है। तो बेटा ये हमारे पास SHM की डेफिनेशन भी क्लियर होगी। और लास्ट में हम ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, T = 2πm/k। तो बेटा ये टाइम पीरियड को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो 2 = 2πm/k। m से मुराद हमने क्या लिया है बेटा, m से मुराद हमने ये वो मास लिया है जो कि आपने इधर डायग्राम में उस मास को स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ था। तो ये वाला जो मास हमारे पास आ रहा है, इसी m को हम यहाँ लिखते हैं। और k से मुराद है स्प्रिंग कांस्टेंट। बड़े स्प्रिंग कांस्टेंट कहाँ से आया था, ये स्प्रिंग कांस्टेंट डेफिनेशन में जब जाते हैं तो हमने फार्मूला हमारे पास आया था k = F/x। तो हमारे पास ये जो k है, व्हाट इज़ k इज़ कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इसका टाइम पीरियड का बेटा फार्मूला आ गया कि T = 2πm/k और इसका √ बेटा। तो बेटा एनी क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो आप डिस्कस कर सकते हो। और लास्ट आखिरी बात आपको मैं ये समझा रहा हूँ बेटा कि जब हम डायग्राम में आते हैं तो आपको इसमें 2 अहम नुकते बता रहा है, वो आपने पॉइंट आउट कर लेना है, समझ लेना है अच्छी तरह, या लिख लेना है, कहीं आपके काम आएगा। कि देखो जब आप पहली फिगर में आए थे आपने उसको रेस्ट में छोड़ दिया था, और दूसरी फिगर में आपने उस पर फोर्स F लगा के आपने उसको एक्सट्रीम पोजीशन A पर ले आए, और तीसरी फिगर में जब आपने उसको छोड़ दिया, मास को आपने छोड़ दिया, तो इसको चाहिए कि ये मीन पोजीशन पर आके रुक जाए, लेकिन ये मीन पोजीशन पर आके नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि उसके अंदर फोर्स स्टोर हो गया है, और उस फोर्स का नाम हम दे रहे हैं बेटा रीस्टोरिंग फोर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से हमारा जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो गया है। तो इसमें हम एक नुकता कहते हैं कि इसमें 2 इसकी पोजीशन आ रही है, एक पोजीशन A आ रही है, एक पोजीशन इसमें O आ रही है। A और B का नाम है एक्सट्रीम पोजीशन और O का नाम है बेटा मीन पोजीशन। तो हम कहते हैं कि हमारे पास मीन पोजीशन पर जो एक्सेलरेशन होता है वो बेटा यहाँ देख लो, आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन 0 होता है, कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0 टुवर्ड द मीन पोजीशन। और वेलोसिटी यहाँ पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 होता है
और वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये बात मैंने यहाँ पर लास्ट फिगर में भी मैंने लिख के दी है आपको समझाने के लिए कि ताकि आपको सही क्लियर हो जाए। ये हमारे पास ए जो है एक्सट्रीम पोजीशन है और बी जो है ये भी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है और ओ जो है ये मीन पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन में जैसे आपको मैंने पहले बताया कि एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पास एक्सेलरेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी जो होती है 0 हो जाती है। इसकी वजह क्या है बेटा, इसकी वजह यह है कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम इसलिए होता है कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने 9th की में पढ़ी थी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में जो तब्दीली आती है वो एक्सेलरेशन पैदा होती है, क्योंकि वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, कभी इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज आ रही है। वेलोसिटी में क्योंकि चेंज आ रहा है और वेलोसिटी में चेंज आना आप 9th की बुक में आप पढ़ गए हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इसका एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है इसलिए एक्सेलरेशन हमारा क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। यहाँ हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया, जहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा वहाँ वेलोसिटी बेटा क्या होगी, 0 हो जाएगी। वो वेलोसिटी किस लिए 0 हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इसका हमारे पास इसकी वेलोसिटी होती है। और दूसरे नंबर पे झूले की आप बात करते हो कि झूले की जब आप मूवमेंट को चेक करते हो वो एक्सट्रीम पोजीशन पर आता है ए और एक्सट्रीम पोजीशन इस तरह बी जो है वो हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास जब एक्सट्रीम पोजीशन ए पर जाके हमारे पास चाहे झूला हो चाहे बॉल एंड बॉल सिस्टम हो, जब ए पर जाके रुकेगी या बी पर जाके रुकेगी तो वहाँ हम कहते हैं उसकी जो है ना वो वेलोसिटी जो है ना वो 0 हो गई है वहाँ पर, क्योंकि वेलोसिटी में क्या आ रहा है वो एक लम्हे के लिए, थोड़े लम्हे के लिए बॉल या झूला अपने आप को स्टे करता है, जब स्टे करेगा तो वहाँ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी बेटा। तो पॉइंट सारे बेटा मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर करा दिए। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कोई बच्चा यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है। तो बेटा आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।